हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज के सेशन में मैं लेके आया हूँ आपके लिए साइंस के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। बीपीएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, इन सभी में ये काम के क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 51वां हमारा कि पोषण जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन लेता है और एंजाइम का उपयोग करके पचाता है, उसको क्या कहते हैं? परजीविता, मांसाहारी, मृतजीवी पौधे या फिर होलोजोइक। तो इसको हम कहते हैं होलोजोइक। तो इसका आंसर होगा डी, सही आंसर होगा। होलोजोइक के अंतर्गत 5 क्रियाएं शामिल होती हैं। सबसे पहले अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा है आत्मसातीकरण और पांचवा है उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा 51वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें श्वसन जड़ें हैं? तो एपिफाइलिक जड़ें, सिटलट जड़ें, प्रोब जड़ें या न्यूमेटोफोरस। तो इसमें आंसर होगा डी, न्यूमेटोफोरस। जो न्यूमेटोफोरस है इसको कहते हैं हम श्वसन मूल जड़ें। क्या कहते हैं? श्वसन मूल जड़ें भी कहते हैं। किसको? न्यूमेटोफोरस को। न्यूमेटोफोरस को। तो जड़ें जो होती हैं, श्वसन जड़ें होती हैं न्यूमेटोफोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53वां, फलों को पकने के लिए निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन उत्तरदायी है? तो वो है हमारा एथिलीन C2H4। इसका क्या होता है? वो सूत्र होता है C2H4। एथिलीन हमारा फलों को पकने में सहायक होता है। यह एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। कैसी अवस्था में पाया जाता है? तो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोधक है? कॉपर टी, कंडोम, डायाफ्राम। तो इसमें से इसका आंसर होगा 54 का ये सभी। यानी कि कॉपर टी भी हमारी गर्भ निरोधक है, कंडोम हमारा गर्भ निरोधक है, डायाफ्राम भी हमारा गर्भ निरोधक है। इसके साथ एक एडिशनल जानकारी कि जो गर्भ निरोधक उपकरण होते हैं हमारे, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं स्थायी और ऐसे होते हैं अस्थायी। जो स्थायी होते हैं उसमें क्या होता है, जो हमारे शुक्रवाहिनी और अंडवाहिनी होती हैं उनको क्या कर दिया जाता है? बाधित कर दिया जाता है। शुक्रवाहिनियों और अंडवाहिनी क्या कर दिया जाता है? इनको बाधित कर दिया जाता है। और अस्थायी के अंतर्गत क्या जाते हैं हमारे? ये सभी आ जाते हैं, कॉपर टी, कंडोम और डायाफ्राम। ये सभी हमारे क्या इसके अंतर्गत हो जाते हैं? अस्थायी के अंतर्गत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें त्रिगुणित केंद्रक पाया जाता है? तो त्रिगुणित केंद्रक किस में पाया जाता है? भ्रूण पोष में। तो भ्रूण पोष इसका सही आंसर होगा कि भ्रूण पोष में हमारा त्रिगुणित केंद्रक पाया जाता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या में भारत की वैश्विक स्थिति क्या है? तो जनसंख्या में भारत की वैश्विक स्थिति जनगणना 2011 के अनुसार तो भाई दूसरे स्थान पर है, लेकिन अब जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से पहले स्थान पर हमारा भारत आ गया है, चीन को पछाड़ कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में सामान्य गर्भकाल कितना होता है? तो मनुष्य में जो गर्भकाल होता है 280 दिन, इसका सही आंसर होगा। यानी कि 280 दिन गर्भकाल का सामान्य समय होता है मनुष्य के अंतर्गत। कौन डार्विन के सिद्धांतों में शामिल नहीं है? क्या नहीं है? शामिल नहीं है। प्राकृतिक चयन या विरासत के माध्यम से विकास, योग्यता की उत्तरजीविता, जीवन के अस्तित्व के लिए समावेश। तो इसका ऑप्शन होगा बी, यानी कि विरासत के माध्यम से विकास शामिल नहीं है। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत भी डार्विन ने दिया है, योग्यता उत्तरजीविता के भी, और जीवन की
अस्तित्व के लिए भी संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग मानव उद्भव का अध्ययन करने के लिए किया जाता है? जो मानव उद्भव है उसका अध्ययन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। खुदाई का, समय डेटिंग का, डीएनए के अनुक्रम का निर्धारण। तो इनमें से आंसर होगा इनमें से सभी। खुदाई के द्वारा भी हमारे अवशेष मिले हैं, समय डेटिंग के द्वारा भी पता लगाया जा सकता है और डीएनए का अनुक्रम निर्धारण करके हमारी प्रजातियों का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60वां, निम्नलिखित में से कौन सी ग्राफ किसी वस्तु के विराम अवस्था को प्रदर्शित करती है? पहला है, ये हमारा विस्थापन है, ये हमारा समय है। इसमें लग रहा दिख रहा है कि हमें समय के साथ विस्थापन बढ़ रहा है, यानी कि ये विराम अवस्था में नहीं है। इसमें दूसरे में आएंगे, इसमें है वेलोसिटी और समय, यानी कि ये हमारा जो विराम अवस्था है उसको प्रदर्शित नहीं करता, यानी कि हमें विस्थापन में और समय में रिलेशन चाहिए, यानी कि इसमें तो बिल्कुल है ही नहीं। अब सी देखते हैं, इसमें भी वेग है, समय है, यानी कि ये भी नहीं होगा। अब बचा विस्थापन, ये रहा, समय ये रहा, यानी कि समय हमारा जैसे जैसे बढ़ रहा है और विस्थापन में कोई अंतर नहीं आ रहा, अर्थात ये यहाँ पर क्या है, वस्तु हमारी विराम अवस्था में है। तो इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 प्रति मीटर सेकंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही बस का त्वरण है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तथा 2 सेकंड में के पश्चात इसकी चाल क्या होगी? इसमें हमारे को क्या होगा, यानी कि वेग दे रखा है हमारा 20 मीटर प्रति सेकंड, तो हमारा प्रारंभिक वेग कितना है, u बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड। रेखीय पथ पर चल रही बस का त्वरण कितना हो गया हमारा, 4 मीटर प्रति सेकंड। अब वो कह रहा है कि 2 सेकंड के पश्चात इसकी चाल क्या होगी, अर्थात अंतिम वेग कितना होगा हमारा। v बराबर हमको क्या करना है, ज्ञात करना है जब समय हमारा 2 सेकंड है। इसमें v है, u हो गया हमारे, a हो गया, t हो गया, यानी कि गति के प्रथम समीकरण इसमें लग जाएगा। तो समीकरण क्या होगा, v बराबर u प्लस at, v ज्ञात करना है, u हमारा 20 है, त्वरण हमारा 4 है और समय हमारा 2 है, अर्थात 20 प्लस 4 दूनी कितना 8, यानी कि 28 अंतिम वे हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 28 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62वां क्वेश्चन है हमारा, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? तो गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, विस्थापन, औसत वेग या त्वरण। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा हमारा, गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। जो अल्टीमीटर है वो उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई, वायुयान की ऊंचाई, और जो स्पीडोमीटर है वो गाड़ी की स्पीड को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संवेग का SI मात्रक क्या होता है? तो संवेग बराबर p बराबर होता है हमारा m इंटू वी, यानी कि p बराबर कितना हो जाएगा, m इंटू वी। m क्या है, किलोग्राम, यानी कि द्रव्यमान। v क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो क्या हो जाएगा हमारा मात्रक, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड संवेग का मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान कितना होता है? प्रतिदिन बदलते रहता है, गलत। पृथ्वी की सतह पर g के मान से कम होता है, यानी कि पृथ्वी पर जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण है उसका 1/6 होता है, किस पर, चंद्रमा पर। अर्थात क्या हुआ कि पृथ्वी की सतह पर g के मान से क्या होता है, कम, यानी कि बी आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमानीदार तुला के द्वारा हवा में किस वस्तु का
मापा जाता है, यानी किसी वस्तु का मापा जाता है। क्या मापा जाता है? वास्तविक वजन, आभासी वजन, द्रव्यमान और भार दोनों या द्रव्यमान। तो इसका सही आंसर होगा हमारा आभासी वजन। तो इसका सही आंसर होगा आभासी वजन। जो हमारी कमानीदार तुला होती है वो एक प्रत्यास्थता के हुक के नियम पर क्या करती है? कार्य करती है। इसमें क्या होता है? एक स्प्रिंग होती है जिसके एक सिरे को फिक्स कर दिया जाता है और दूसरे पर वजन लटका दिया जाता है, जिससे जिसका भार ज्ञात करना होता है। तो कमानी तुला जो होती है वो हवा में किसी वस्तु का आभासी वजन को क्या करता है? मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वजन 20 किलोग्राम है तो यह वजन बराबर है न्यूटन में हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं W बराबर किसके होता है? mg के। और जो mg होता है वो हमारा न्यूटन के बराबर होता है, यानी कि किसी वस्तु का भार भी क्या करता है? एक बल अप्लाई करता है, यानी कि mg को न्यूटन में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो m हमारा कितना है? 20 किलोग्राम और g का मान कितना होता है? 9.8। तो क्या हो जाएगा हमारा? 19.6, यानी कि पहला आंसर होगा हमारा सही 19.6 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का यानी कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो सबसे पहली बात, कार्य बराबर किसका होता है? बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन और cos थीटा, यानी कि उनके बीच का कोण, जिस पर बल लगाया जा रहा है वो किस एंगल से लगाया जा रहा है। तो अब देखते हैं, विस्थापन पर निर्भर नहीं करता, ये विस्थापन पर निर्भर करता है, यानी कि पहला गलत हो जाएगा। वस्तु के प्रारंभिक वेग, जी हाँ, v पर निर्भर नहीं करता। बल और विस्थापन के बीच का कोण g निर्भर करता है, लगाए गए बल पर निर्भर करता है, यानी कि इसका आंसर सही होगा हमारा वस्तु के प्रारंभिक वेग पर कार्य निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें लोहा भी तैर सके वैसा धातु है। तो मरकरी हमारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, और जो लोहा है हमारा मरकरी में तैर सकता है, इससे कोई अभिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने अक्ष पर पृथ्वी के घूर्णन के बढ़ने या घटने से पृथ्वी के किस स्थान पर g का मान अपरिवर्तित रहेगा? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुव रेखा पर या भूमध्य रेखा पर? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ध्रुवों पर मान सदा एक जैसा रहता है, और यानी कि भूमध्य रेखा पर भी बदलता है और मकर रेखा पर भी बदलता है और कर्क रेखा। तो सही आंसर होगा हमारा सी से राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार द्रव A, B, C और D आपेक्षिक घनत्व क्रम से कितने हैं? 1.26, 1, 0.8, 13.5। एक वस्तु को इन सभी द्रव में बारी बारी से डुबोया जाता है। इनमें से किसी द्रव में उस वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डूबा रहेगा। इसमें क्या होता है? जिस वस्तु का घनत्व ज़्यादा होता है उसमें वस्तु कम डूबती है, और जिस वस्तु का घनत्व कम होता है उसमें वस्तु क्या होती है? ज़्यादा डूबती है। तो किस में है? 0.8 सबसे कम घनत्व है, यानी कि वस्तु सबसे ज़्यादा किस में डूबेंगी? 0.8, यानी कि किस में? सी में। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि जिसका घनत्व ज़्यादा होता है उसमें वस्तु कम डूबती है, और जिसका घनत्व कम होता है उसमें वस्तु ज़्यादा डूबती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव रखने वाले पात्र के तल पर उस द्रव द्वारा लगने वाला दाब किस पर निर्भर करता है? द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, प्रत्येक दिशा में समान रहता है, सही बात है। पात्र के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है इस पर निर्भर नहीं करता है। द्रव क्या होता है? जिस भी बर्तन में डाला जाता है उसी की आकृति ले लेता है, अर्थात क्या हुआ कि पात्र के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, यानी कि सही, यानी कि पुट में सही, यानी कि डी आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट है,
72वां क्वेश्चन है 27 डिग्री पर किसी गैस में ध्वनि का वेग 30 मीटर प्रति सेकंड है तो 127 पर उसी गैस में ध्वनि का वेग क्या होगा। इसमें बात करते हैं हम, यानी कि T1 हमारा दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको केल्विन में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा 300 केल्विन। T2 कितना हो जाएगा 127 डिग्री सेंटीग्रेड तो 273 यानी कि 400 केल्विन, यानी कि केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ देते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और जो हमारा V1 दे रखा है वो कितना दे रखा है हमारा 30 मीटर प्रति सेकंड। जो ध्वनि का वेग होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है किसके, टेम्परेचर के वर्गमूल के। तो इसी से क्या हो जाएगा हमारा V1 अपॉन V2 बराबर किसके हो जाएगा T1 अपॉन किसके T2 के। ठीक, इसमें रख देंगे V1 कितना है हमारा 30, T1 कितना है 300, V2 हमें ज्ञात करना है और T2 हमारा कितना 400। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर लेंगे। हमारा ऊपर क्या बचेगा √3 10 हमारा क्या जाएगा वर्ग जाएगा, नीचे क्या जाएगा हमारा 20 यानी कि 30/V2। ठीक है, 0 से 0। इस √3 से ये 3 क्या बार कट जाएगा √3 बार, यानी कि 10 हमारा अलग है अभी भी, तो ये 2 इधर पहुंच जाएगा और V2 इधर पहुंच जाएगा। तो V2 बराबर कितना जाएगा हमारा 20 मीटर प्रति सेकंड। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये वाला √3 हमारा छूट गया था, सॉरी माफ़ी चाहूँ। जी हाँ, ये वाला √3। नेक्स्ट है 73। ध्वनि तरंगें सबसे तीव्र गति से गमन करती हैं। तो ध्वनि तरंगें हमारी अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं और यांत्रिक तरंगें होती हैं। मतलब इन्हें संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि ठोस में जो हमारी गति होती है वो सबसे अधिक होती है ध्वनि तरंगों की। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसका उपयोग किया जाता है, अवश्रव्य तरंगों का, पराध्वनिक तरंगों का, रेडियो तरंगों का या सुनने योग्य तरंगों। तो इसमें होता है पराध्वनिक तरंगों का प्रयोग किया जाता है। जो सोनार का उपयोग होता है वो जो नौसेना संचालन के लिए, यानी कि जल के अंदर हमें कोई भी हमारा सब्सटेंस है या पनडुब्बी है या कोई भी पदार्थ है उसकी दूरी का पता लगाने के लिए पराध्वनिक तरंगों का प्रयोग किया जाता है सोनार में। और साउंड नेविगेशन और रेजिंग सोनार की क्या होती है फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में जाड़े के दिनों में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण है हमारा पश्चिमी विक्षोभ। धन्यवाद आपका इस सेशन में बने रहने के लिए। इस अगर सेशन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें।